डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको हरित क्रांति के बारे में चर्चा कर रही हूँ। कल हम लोग देख चुके थे कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है, हरित क्रांति की क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या लाभ है। आज हम इसकी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। निश्चित रूप से हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से लाभ हुआ है। कृषि उत्पादन बढ़ा है, श्रमिकों के लिए रोजगार भी कुछ हद तक बढ़ा है, आयातों पर निर्भरता कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। वो कौन सी समस्याएं हैं, देखते हैं। पहला है कृषि विकास में असंतुलन। हरित क्रांति के कारण केवल कुछ राज्यों को ही लाभ हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन राज्यों में कृषि के कारण कृषि के विकास में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ हरित क्रांति के प्रभावों से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार और आसाम जैसे राज्यों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, ज़्यादा फायदा इनको नहीं मिल पाया है। तो ऐसे देखते हैं तो कृषि के विकास दर में असमानता पैदा हुई है, अपितु प्रादेशिक असमानताएं भी हरित क्रांति के कारण दृष्टिगोचर हुई है और वो अधिक बढ़ गई है। दूसरी देखिए, हरित क्रांति केवल कुछ ही फसलों तक सीमित रही है। हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं की फसल के साथ ही जुड़ी रही है और अन्य फसलों को इससे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है, जैसे दाल, कपास, तिलहन, पटसन आदि के संबंध में हमें बहुत अधिक सफलता इसके कृषि क्रांति के कारण नहीं मिली है। केवल ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, गेहूं और चावल को। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप धनिक किसान और अधिक अमीर हो गए हैं, धनी हो गए हैं, जबकि गरीब किसानों की आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, आय व संपत्ति की असमानताएं हरित क्रांति के फलस्वरूप और अधिक बढ़ गई है। डॉक्टर VKRV राव ने भी ये बताया है कि हरित क्रांति से देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में तो सहायता दी है, लेकिन इसके साथ ही ग्रामीण आय में असमानता बढ़ी है। बहुत से छोटे किसानों को अपनी काश्तकारी अधिकार छोड़ने पड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ गए हैं। अर्थात ग्रामीण समाज दो भागों में बट गया है और दोनों भागों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी अंतर परिलक्षित हो रहा है। तो इस प्रकार से आय व संपत्ति की असमानता पूर्वापेक्षा बढ़ गई है। नेक्स्ट, पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन। हरित क्रांति ने बड़ी मशीन, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं आदि पर आधारित है और इनमें बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। अर्थात हरित क्रांति का लाभ किसको मिला है, बड़े किसानों को ही मिला है। क्यों? क्योंकि उनके पास पूंजी होती है। छोटे किसान हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हरित क्रांति के कारण पूंजीवादी खेती को अधिक प्रोत्साहन मिला है और इसके अंतर्गत बड़ी मशीनों का उपयोग करने के कारण श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया है, या हम कह सकते हैं श्रमिकों की मांग कम हो गई है। इससे श्रमिकों को हानि उठानी पड़ी है। नेक्स्ट देखिए, इसी पॉइंट को, बड़े खेतों पर रोजगार के अवसरों में कमी। हमने अभी बताया था कि कृषि की इस नई तकनीक में मशीनों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। निश्चित रूप से मशीनों का उपयोग होने से कृषि की उत्पादकता तो बढ़ी है, लेकिन श्रमिकों की मांग में कमी आई है। श्रमिकों के हाथ बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि फसल को बोने, कटाई के लिए आप लोग जानते हैं ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन आदि का उपयोग बढ़ गया है, जिससे
श्रमिकों में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। नेक्स्ट है भूमि व मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। हम लोग ये जानते हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक खादों और फसलों का उपयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। इनका अधिक प्रयोग करने के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम होती जा रही है और कीटनाशकों का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गेहूं और चावल की खेती के लिए भूजल का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है, जिसके कारण भूजल का स्तर घट गया है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई है। जब हरित क्रांति अपनाई गई तो भूमि सुधार कार्यक्रमों को महत्वहीन कर दिया गया, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है कि हरित क्रांति के कारण भूमि सुधार उपेक्षित हो गया है, जबकि यह है कि जब तक भूमि सुधार को लागू नहीं करते तो हरित क्रांति के लाभ केवल बड़े किसानों को ही प्राप्त होंगे, छोटे किसानों को इसके लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात जब तक काश्तकारी प्रथा विद्यमान है, भूमि की जोत छोटी छोटी है, चकबंदी नहीं की जाती, तो भूमि सुधार के बिना हरित क्रांति के लाभ ये किसान नहीं उठा पाएंगे। नेक्स्ट है हरित क्रांति के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी रही है। हरित क्रांति हेतु आवश्यक सिंचाई के साधन, कृषि साख, आर्थिक जोत और सस्ते कृषिगत आगत अभी भी देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो छोटे किसान इन सभी साधनों के अभाव में हरित क्रांति के लाभों से वंचित रह गए हैं, जिससे कृषि विकास को पर्याप्त मात्रा में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उत्पादन लागत में वृद्धि। आप लोग जानते हैं कि इस नई तकनीक में उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई के लिए विद्युत, डीजल, तेल, उन्नत कृषि यंत्र आदि की आवश्यकता होती है। इन सबको अपनाने से प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ जाती है, अर्थात किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी चाहिएगी तो लागत भी बढ़ जाएगी। तो उत्पादन लागत बढ़ने पर कीमत भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वस्तु की मांग कम हो सकती है और उसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सब मैंने बताए थे, इसकी क्या सीमाएं रही हैं। अब हम लोग देखते हैं सुझाव। भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। सीमा निर्धारण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन किसानों को दी जानी चाहिए। चकबंदी को प्रभावी बनाकर जोतों के विभाजन पर रोक लगाई जानी चाहिए और कृषि की नई तकनीक लागू हो सके। इसके साथ ही कृषि वित्त की सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि हरित क्रांति का लाभ छोटे किसान तभी उठा पाएंगे जब उनको कृषि वित्त उपलब्ध होगा। इसी प्रकार से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर देना चाहिए, ताकि जो शुष्क और शुष्क जो उपखंड में किसान रहते हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। और हरित क्रांति का अन्य फसलों पर फैलाव किया जाना चाहिए, अर्थात ये अभी केवल गेहूं और चावल तक सीमित रही है। दाल, कपास, पटसन, गन्ना आदि के लिए भी हरित क्रांति के उपयोग की आवश्यकता है, ताकि कृषि में असंतुलन कम हो और संपूर्ण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ सके। सीमांत व छोटे और किसानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसका लाभ मिलने के लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार अपनाया जाए, वित्त की व्यवस्था की जाए, छोटे किसानों को भी बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट है मूल्य नीति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, मतलब मूल्य ऐसे निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि किसानों को कुछ हद तक लाभ प्राप्त हो सके। शुष्क खेती के प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है, क्योंकि हरित क्रांति का लाभ केवल उन्हीं क्षेत्रों को मिल पाया है जहां सिंचाई की सुविधा है। लेकिन आप लोग जानते हैं अभी भी भारत में काफ़ी ऐसे उपखंड हैं जो शुष्क हैं, जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो वहां भी इनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही फसलों की बीमा योजना को भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण
किसानों को हानि नहीं उठानी पड़े और किसान अनिश्चित वातावरण से बाहर निकल सके। तो बच्चों, ये हमारा हरित क्रांति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने इसकी सीमाएं बताई हैं, इसकी हानियां बताई हैं और उनके लिए सुझाव भी दिए हैं। धन्यवाद।